हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों जैसे जैसा कि हम सभी लोग यूनिट टू इकोनॉमिक क्लास कर रहे हैं। यूनिट टू में हम पहुंच चुके हैं और समावेशी विकास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। आज उसके आगे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, वे लोग क्या करेंगे, पार्ट वन यानी कि यूनिट वन पूरा देख लेंगे और उसके बाद यूनिट टू देखेंगे तो उनको और अच्छे समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की डिस्कशन ना करते हुए। जो मैंने आपको बताया है सारा कुछ, इन सब सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि समावेशी विकास के बारे में बता दिया है, ठीक है। क्या रैंक है 2018-2019 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं। आर्थिक समृद्धि तब घटेगी, कब घटेगी दोस्तों? आर्थिक समृद्धि तब घटती है, यानी आर्थिक समृद्धि से गरीबी कब घटती है? तब घटेगी जब लोगों में रोजगार पैदा होगा, यानी कि लोगों को रोजगार मिलेगा दोस्तों, और उत्पादकता बढ़ेगी और मजदूरी में वृद्धि होगी। तब क्या होगी? गरीबी घटेगी। किससे घटेगी? आर्थिक समृद्धि के बाद, आर्थिक समृद्धि से दोस्तों, ठीक है। फिर मैंने आपको इसके साथ साथ आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के दोनों चीज़ें मैंने आपको अंतर करके भी दिखाया कि आर्थिक विकास क्या होता है और आर्थिक समृद्धि क्या होता है। इन सभी चीज़ों के मैंने बारे में चर्चा कर दिया है। फिर मैंने आपको समावेशी विकास के बारे में और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों, ठीक है, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। और जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, वे ज़रूर पहला पार्ट देख लेंगे, तभी दूसरा पार्ट देखेंगे समावेशी विकास का, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले पार्ट में ही सब कुछ बताया गया है। सेकंड पार्ट में तो सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। समावेशी की अवधारणा क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। समावेशी विकास का सूचकांक क्या है? वैसे ही पुराना सूचकांक है, लेकिन फिर भी आप पुराने सूचकांक के माध्यम से समझ लीजिए। नए सूचकांक में आप एग्ज़ाम देने जब जाइएगा तो हाँ आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया समावेशी विकास के घटक कौन कौन से हैं। बेरोजगारी की दर को घटाना है, कृषि एवं ग्रामीण विकास, आर्थिक असमानता को समाप्त करना है, ठीक है। और आधारभूत आवश्यक वस्तुओं में हमें सभी तक पहुंच सुनिश्चित करना है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके द्वारा सरकार द्वारा, यानी कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ठीक है। अब आइए बात करते हैं विकास, समावेशी विकास के बारे में मैंने कुछ ग्राफ्स के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। और आज हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों, वो चर्चा करेंगे समावेशी विकास की अवधारणा, ठीक है। समावेशी विकास की अवधारणा के कई अर्थ होते हैं और इसके प्रत्येक पहलू होते हैं और कुछ नीतिगत चुनौतियां भी खड़ी करता है, कुछ नीतिगत चुनौतियां भी खड़ी करते हैं। आइए बात करते हैं कौन कौन से चुनौतियां खड़ी करते हैं या समावेशी के कौन कौन से अर्थ हैं दोस्तों। पहली चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है, पहली चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, एक मिनट, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। पहली चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है गरीबी न्यूनीकरण। गरीबी न्यूनीकरण के रूप में हम क्या करेंगे? समावेशन करेंगे। यानी कि कहा जा रहा है विकास सतत बनी रहे। विकास जो है, हमारी जो विकास होती है, विकास की गति है जो, वो सतत यानी कि लगातार बनी रहनी चाहिए और गरीबी न्यूनीकरण में प्रभावी हो। यानी कि समावेशी विकास से तात्पर्य है, यहाँ पर कहा जा रहा है समावेशन हम तब मानेंगे जब हमारी विकास की गति नहीं रुकनी चाहिए और गरीबी यानी कि गरीबी की जो दर है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। और विकास का समावेश होना आवश्यक है। तो वही चीज़ें मैंने आपको बताया कि विकास का समावेशी, इस हेतु विकास का समावेशी होना आवश्यक है कि हमारा विकास जो है वो सतत रूप यानी कंटिन्यूटी, सस्टेबल रूप से चलती रहे और गरीबी के जो न्यूनीकरण है यानी कि गरीबी का दर जो है वो घटता रहे दोस्तों, ठीक है। और वितरण संबंधी चिंताओं, पारंपरिक रूप से गरीबों और सर्वाधिक वंचित वर्गों तक लाभों के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित रूप से देखा जाता रहा। पहली चीज़ ये भी कहा गया, जो वितरण संबंधी चिंताएं हमारे देश में है या हमारे समाज में हैं, वो सभी को एक तरीके से समान रूप से होने चाहिए। जो पारंपरिक रूप से गरीब है, जो पहले से गरीब है दोस्तों, उनमें क्या लाना चाहिए? हमें समावेशन करना है। यानी कि एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं हम, जो सामान्य लोग हैं और जो गरीब वर्ग के लोग हैं, इन सभी को एक साथ लाना ही समावेशी विकास का लक्ष्य है दोस्तों, ठीक है। समावेशी विकास का लक्ष्य है, वही चीज़ें कहा जा रहा है गरीबी न्यूनीकरण करना,
ठीक है, जब गरीबी को हम ख़त्म करेंगे, गरीबी की दर को कम करेंगे, तभी वह समावेशन का रूप लेगा। समावेशन मतलब एक साथ सबको लाना दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि जो सर्वाधिक रूप से वंचित हैं, जो सबसे ज़्यादा, जैसे एसटी एससी वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, या आप कह सकते हैं जो दिव्यांगजन हैं, ये सब क्या हैं, एक तरीके से वंचित वर्ग के लोग हैं। और इन्हें हमें क्या करना होगा, पर्याप्त लाभ पहुंचाना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि इन्हें लाभ कब कब क्या क्या मिलना चाहिए, ठीक है, किन चीज़ों की आवश्यकता है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है दोस्तों कि यह ध्यान देने योग्य है कि समावेशन के इस हेतु पहलू का रिकॉर्ड उत्साहजनक रहा। पहले से चीज़ें अगर देखा जाए तो समावेशन का इस पहलू का रिकॉर्ड और अभी तक में देखा जाए तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ ही है दोस्तों। अगर 1947 और हम 2020 की तुलना करेंगे तो क्या परिवर्तन नहीं हुआ है दोस्तों? परिवर्तन हुआ है। कल तक हम लैंप में थे, आज हम लाइट में। वैसे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी सरकार की बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो हम कर सकते हैं। वो कोई भी सरकार हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हमसे इससे मतलब नहीं है। हमारा काम है सरकार की बातें सुनना, ठीक है। और सरकार जो कह रहे हैं उसकी बात को भी मानना चाहिए, और कही बात जो उसकी अच्छी चीज़ें उसे अडॉप्ट करने का भी हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ें ये कहा जा रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में कमी देखी गई। आपको ये पता ही है, आपको जानकर इस बात की खुशी ही होगी और आप खुद ही महसूस कर रहे हैं कि पहले जो गरीब थे, क्या आज भी उतने ही लोग गरीब हैं? नहीं, गरीबों की संख्या में आज कमी आई है। गरीबों की संख्या में आज उनके जीवन यापन में लोगों की संख्या में कमी आई है। यानी कि जो गरीब वर्ग के लोग थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो आज मध्यम वर्ग में चले गए हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग थे आज जो वो अमीर बन चुके हैं दोस्तों। यानी कि कुछ ना कुछ हमारे यहाँ बदलाव जरूर हुआ है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में कहा जा रहा है कि लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। इस बात से किसी भी प्रकार से झुठलाया नहीं जा सकता दोस्तों। इस बात से कोई भी झुठला नहीं सकता है कि हमारे देश में आज काफ़ी बड़ी जनसंख्या जो है, बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। यदि कोई इनकार करता है तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। दूसरी चीज़ें कहा जा रहा है 2004 से लेकर 2004 से 5 की तुलना में देखा जाए और 2009-10 की तुलना में देखा जाए तो गरीबी की दर में गिरावट देखने को हमें मिली है, जो कि 1.5% बिंदु थी दोस्तों। ये बात सत्य है, इसमें भी किसी प्रकार का झुठलाया नहीं जा सकता है कि 2004 से और 2004 और 5 से की तुलना करें 2009-10 से, तो गरीबी की जो दर है उसमें गिरावट देखने को मिली है। अगर इसी चीज़ को हम 1993 से लेकर 1993 और 94 और 2004 से 5 के बीच की तुलना करें तो इसमें भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। यानी कि हम कितना भी करें, कहीं से भी तुलना करें, किसी भी आधार वर्ष को हम अगर ले लें और आज तक की गरीबी की तुलना करें तो गरीबी दर कम हुई है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूरी तरीके से गरीबी खत्म हो गई है, नहीं। आज भी हमारे यहाँ, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी कि बहुत बड़ी ऐसी जनसंख्या है जो गरीबी रेखा के जीवन यापन कर रहे हैं और लगातार उनमें कमी भी आ रही है। और रोज़गार, आज देख लीजिए कोरोना के टाइम पर तो बहुत सारी समस्या हमारे यहाँ उत्पन्न हो चुकी है। हमारे ही देश की बात नहीं है दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ एक देश की बात है तो ऐसा कहना गलत है, क्योंकि कई देश इससे प्रभावित है। विश्व के कम से कम 6 से 7 या ज़्यादा ही देशों की बात की जाए, दसियों ऐसे देश होंगे जो आज प्रभावित। वैसे देखा जाए तो पूरा विश्व इससे प्रभावित है कोरोना से, ठीक है। लेकिन गरीबी को लेकर अगर बात करें तो कई ऐसे देश हैं जो आज गरीबी रेखा के नीचे, उनके वहाँ के रह रहे लोग वो गरीबी रेखा के नीचे चले जा चुके हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, दूसरी चीज़ें हैं समावेशन और असमानता की बात कर लेते हैं दोस्तों। समावेशन क्या होता है और असमानता क्या होता है? समावेशन से आशय है असमानता पर अधिक ध्यान देने से है, ठीक है। जो असमानताएं हैं हमारे देश में, ठीक है, जो हमारे यहाँ समस्याएं हैं
उनमें हमें अधिक ध्यान देने की बात की जा रही है। यानी कि जो असमानता है, जैसे आय का वितरण देखा जाए, किसी भी प्रकार से आप देखते हैं तो असमानताएं हमारे यहाँ आज भी वो चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे कि वित्तीय संकट की भूमि पृष्ठभूमि में अधिकांश औद्योगिक देश में असमानता का एक नवीन पहलू नज़र आ रहा है दोस्तों। और इसी दौरान यह भी देखा गया कि अधिकांश देश के टॉप यानी कि सबसे गरीब 1% लोगों के पास आय का चरम संकेंद्रण है। कहा जा रहा है कि आज कई अधिकांश देश हैं जो एक तरह से मजबूत हैं, मजबूत होने के बावजूद देखा जा रहा है कि उसमें सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं, यानी कि उनके पास सबसे ज़्यादा धन है। और 90% यानी कि 99% ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी आय के कम संसाधन या उनके पास बहुत कम पैसा। ऐसे ही कुछ लक्षण यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। कहाँ? हमारे भारत में। हमारे भारत में भी ऐसा है दोस्तों। आप सभी लोग भर आप सभी लोग भर सॉरी आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं दोस्तों इस चीज़ों से। आप जानते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा है। हमारे देश में भी ऐसा कहना कुछ भी गलत नहीं है कि हमारे देश में सभी लोग अमीर हैं। नहीं, हमारे देश में भी कुछ ऐसा है, 1% 2% ऐसे लोग हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा धन है। ठीक है। हालांकि तीव्र समृद्धि परिवर्तन के दौरान एक विकासशील देश में असमानता में थोड़ी वृद्धि अपरिहार्य हुई है और इसे सहन भी किया जा सकता है। हाँ, ये चीज़ें हम नहीं सॉरी ये चीज़ें हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ असमानता में थोड़ी कमी आई है। ठीक है, ये बात सत्य है कि असमानता में बहुत सारी चीज़ें कमी आई हैं। ठीक है, बशर्ते यह कालांतर में गरीबों के जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, पर्याप्त सुधार जो है सुनिश्चित हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं बदला है, बहुत कुछ बदला हुआ है। परंतु गरीबों के जीवन स्तर में कम या नगण्य सुधार की स्थिति में असमानता में वृद्धि सामाजिक तनाव का कारण बन सकती है। लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी आज हमारे यहाँ इन चीज़ों का तनाव बना हुआ है। ठीक है, असमानता की दृष्टि से देखा जाए तो कई बार आपने देखा है कि यदि आप महसूस कीजिए, जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो भी राशन की दुकान पर जाते हैं और राशन कार्ड उनका भी बना हुआ वो भी राशन लेते हैं। लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको कई बार क्या होता है, राशन नहीं दिया जाता है, उन्हें मना कर दिया जाता है, उनसे झूठ बोल दिया जाता है कि वो आज राशन, या उनसे झूठ बोल दिया जाता है कि राशन ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हो चुका है? क्योंकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, उनको पता है जो एक तरीके से कोटेदार होता है उसे इस बात से भली भांति परिचित है कि यह व्यक्ति हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ थोड़ी सी इसे हम भ्रष्टाचारी का नाम दे सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बातें की जाती हैं कि समावेशन सशक्तिकरण के रूप में समावेशन हमें करना होगा। समावेशन का उद्देश्य केवल लाभों या आर्थिक अवसरों को व्यापक प्रवाह सुनिश्चित करना ही नहीं है, बल्कि दोस्तों देखो, समावेशन का मतलब एक ही उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ लाभों यानी कि आर्थिक रूप से उन्हें अवसर प्राप्त किया जाए, बल्कि सशक्तिकरण तथा भागीदार से भी संबंधित या रखता है। इसका संबंध सिर्फ आर्थिक रूप से लोगों को सहायता दे देना, यह कहाँ तक सही है? ठीक है दोस्तों, यानी कि कहा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ केवल एक उद्देश्य नहीं है कि आर्थिक रूप से उन्हें अच्छा बना दिया जाए, नहीं, उन्हें मजबूत भी बनाना है, सामाजिक रूप से भी बनाना है। और उनको उनके जो मानसिक है, यानी मानसिक रूप से भी कई ऐसे लोग होते हैं ना जो पिछड़े होते हैं। कई ऐसे समाज है जो मानसिक रूप से स्वीकार कर लिए हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हम बड़े लोगों की कोई भी समानता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें भगवान का दिया हुआ रूप माना जाता है, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इसका उद्देश्य सभी चीज़ों में ध्यान देना, एक ही चीज़ नहीं बल्कि सशक्तिकरण तथा भागीदारी से भी संबंधित रखना है। ठीक है, और यह सभी लोकतंत्र की सफलता है। सभी लोग सहभागी लोकतंत्र की सफलता है। सहभागी मतलब होता है जब सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा? सहभागी लोकतंत्र। ठीक है, जब सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर पूरे देश का निर्माण करेंगे और सरकार भी साथ में होगी, प्रशासन, शासन सभी एक साथ होंगे, जनता, नागरिक जितने भी व्यक्ति हैं सभी एक साथ होंगे, तो सहभागी लोकतंत्र की सफलता मानी जाएगी। और लोग अब तक, फिर कहा जा रहा है, लोग अब सरकार द्वारा प्रदत्त लाभों के निष्क्रिय प्राप्त बने रहने
को तैयार नहीं है। सिर्फ सरकार के ही लाभों पर लोग नहीं प्राप्त करने, एक ही चीज़ पर वो डिपेंड नहीं रहना चाहते। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, वे लाभों और अवसरों की मांग अधिकार रूप से कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि सरकार जो दे देगी और ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें अपना अधिकार पता है और हम अपने अधिकारों को सरकार के समक्ष मांग सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं और अब उनसे अपना अधिकार मांग भी सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ ही अब लोग प्रशासित होने के तरीकों के संदर्भ में अपना मत रखना चाहते हैं। देखो अब हम प्रशासित रहेंगे, ये बात सत्य है कि हमें संविधान के अनुसार चलना है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी बात ना रख सकें। ठीक है, कई बार आप देखते हैं कि सरकार निरंकुश हो जाती है। सरकार के खिलाफ यदि आप कोई शब्द बोलते हैं तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर देती है, देशद्रोह का मुकदमा लगा देती है, जिससे कि आप परेशान हो जाते हैं, आप अपनी बात भी कहने से डरते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी आपने हाल ही समय में देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया या मुकदमा लगा दिया गया था, जो बिल्कुल भी सही नहीं था, अप्रासंगिक था, लेकिन सरकार के सामने अपनी बात कह रहे थे, तो जिसके कारण सरकार को बुरा लगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा वैसे करना लोकतंत्र में ठीक नहीं है और सरकार को भी चाहिए इन चीज़ों को थोड़ा से पहले ध्यान दे। ठीक है, बातों को समझे और तब उसके बाद ही वो कोई फैसला ले दोस्तों। बात की जाती है समावेशी के तत्व कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स ऑफ समावेशी विकास के तत्व क्या है। अगर बात करें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अनुसार समावेशी विकास रणनीति के मूल अवयवों में निम्नलिखित शामिल है। देखो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपनी अनुशंसा यानी कि अपनी सिफारिश में उन्होंने बताया कि विकास की या समावेशी रणनीति के मूल अवयव क्या हैं, क्या कंपोनेंट हैं दोस्तों। पहली चीज़ इनका मानना है कि ग्रामीण अवसंरचना और कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करना होगा। यदि हमें समावेशी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, ग्रामीण अवसंरचना यानी गांव में सड़कें, बिजली, पानी, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सब कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें उसके निवेश में हमें तीव्र करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पर हमें निवेश करना पड़ेगा, लोगों को सब कुछ सुविधाएं मुहैया कराना होगा। जिस तरह हम शहर में करवाते हैं उसी तरह एज इट इज हम गांव में भी यदि करवाएंगे दोस्तों, तब हमारा समावेशी विकास का लक्ष्य पूर्ण होगा दोस्तों। और इतना ही नहीं, कृषि के क्षेत्र में भी हमें निवेश करना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कृषि के क्षेत्र में हमें अधिक निवेश करने की आवश्यकता है, जो कि अभी वर्तमान सरकार क्या कर रही है कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे दोस्तों। ठीक है, दुगना करने का हम प्रयास कर रहे हैं और दुगना करेंगे। अब ये आने वाला समय ही बताएगा सरकार अपनी बातों से कहाँ तक खरा उतरती है दोस्तों। इसके लिए आप खुद भली भांति परिचित हैं, इसमें किसी प्रकार की कहने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं किसानों के लिए ऋण में तीव्र वृद्धि करनी होगी। देखो जो किसान वर्ग के लोग हैं, अगर उन्हें ऋण चाहिए तो कई बार क्या होती है, बैंक से यदि वो ऋण लेने जाते हैं तो उनको कम से कम 1000 बहाना बता दिया जाता है, जिससे कि उन्हें लोन नहीं मिल पाता है और वे अपने कृषि को बुआई जुताई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपने खेतों में बुआई जुताई नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनकी फसल जो होती है नहीं हो पाती उस साल, जिसके कारण वे गरीबी में भी और चले जाते हैं। यानी कि एक तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति ऐसे भी अच्छी नहीं है और ऋण ना मिलने के कारण भी कई चीज़ें क्या होती हैं, वे समस्याओं से घिर जाते हैं दोस्तों। तो वही चीज़ें इन्होंने कहा कि किसानों के लिए ऋण में तीव्र वृद्धि करनी होगी, हमें ऋण तेज़ी के साथ देना होगा किसानों को, ताकि वे रोजगार यानी कि अपनी खेती में निवेश कर सकें और निवेश करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाएंगे। जब उनके खेतों में उत्पादन अच्छी होगी दोस्तों, तो वो बेचेंगे अपने उत्पादन यानी अपने प्रोडक्ट को बेच सकेंगे। जब प्रोडक्ट को बेचेंगे तो उनके पास पैसा अधिक होगा, जब पैसा अधिक होगा तो समावेशी यानी किसानों के पास जब पैसा होगा तो सभी में समानता दिखाई देने लगेगी, एक समय आएगा और वही हमारा समावेशी विकास का लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा दोस्तों। दूसरी चीज़ यहाँ पर कहा गया, एक अद्वितीय सामाजिक सुरक्षा संजाल के माध्यम से ग्रामीण रोजगार में वृद्धि करना। देखो इतना ही नहीं, हमें सिर्फ हाथ पे हाथ धरे रहना या हाथ पे हाथ रख कर बैठने से, या इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें क्या करना होगा, ग्रामीण में यानी गांव में भी रोजगार के संसाधन खोजने होंगे और रोजगार भी वहाँ मुहैया कराना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोजगार के लिए जो गांव के वर्ग के लोग हैं या जो गांव के व्यक्ति हैं शहर में वो पलायन करें तभी उन्हें रोजगार मिले। इनका मानना है हमें कुछ ऐसे संजाल
हमें कुछ ऐसे संजाल बनाना है, ऐसा कोई माध्यम बनाना है जिससे कि ग्रामीण रोजगार में भी वृद्धि हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने नेक्स्ट चीज़ें कहा कि स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर सार्वजनिक व्ययों में तीव्र वृद्धि करना होगा। देखो इनका मानना है, इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य में भी हमें बहुत अच्छा कार्य करना होगा। वो हर जगह व्यय करना होगा, व्यय मतलब खर्च करना पड़ेगा। जैसे अस्पताल हम ओपन करवाएं, ठीक है, मेडिकल की व्यवस्था करें, ठीक है, डिजिटली रूप से भी व्यवस्था करें। लोगों जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते जो नहीं पहुंच पाते, या एम्बुलेंस की थोड़ा से ज़्यादा व्यवस्था की जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि गाँव में, यहाँ तक कि शहरों में भी देखा जाए तो एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आज भी हमारे देश में एम्बुलेंस की समस्या है। एम्बुलेंस ही नहीं बल्कि डॉक्टर की भी देखा जाए तो उनकी भी समस्या है, डॉक्टर भी हमारे देश में बहुत कम हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में मुझे लगता है कि डॉक्टर की भी बढ़ोतरी करनी चाहिए, और जो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस बात की सारी चर्चाएं अपने समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूर्ण करने की बात कही है दोस्तों, ठीक है। तो वैसे इनका विजन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इन्होंने विजन में अपनी बातें कही हैं। अब ये कहाँ तक खरे उतरे हैं इसको ये स्वयं जानते होंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि विजन तो सबका अच्छा है। विजन अगर बात करें तो वर्तमान सरकार के विजन तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी नीतियां हैं, ठीक है, नीतियों में उनकी कमी नहीं है। लेकिन वो कहाँ तक अपने आप को खरा उतार पाते हैं, इस बात की बात की जाती है, ठीक है। इससे पहले की भी सरकार के पास बहुत अच्छी नीतियां थी, लेकिन वे अपने काम तक कहाँ तक खरा उतरे इसको आप स्वयं जानते हैं, और आप स्वयं विचार कर सकते हैं इन चीज़ों पर, क्योंकि आप एक भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं समावेशी विकास के संदर्भ में 11वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों। 11वीं पंचवर्षीय योजना के क्या क्या उपलब्धियां रही समावेशी विकास के संदर्भ में दोस्तों। पहली चीज़ें इन्होंने कहा कि जीडीपी दर में वृद्धि हुई। जीडीपी दर में वृद्धि हमने देखा, ये बात तो सत्य है, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी चीज़ें बता दिया। अगर हम 2008 से 2007-8 की तुलना करेंगे 2011-12, तो कहीं ना कहीं तो वृद्धि रही ही दोस्तों, ठीक है। 2012 की मतलब किसी चीज़ की भी बात करेंगे, अगर आप पीछे से लेकर और अभी तक की कोई भी तुलना करते हैं तो क्या परिवर्तन नहीं आया? परिवर्तन आया है दोस्तों, हर जगह परिवर्तन आया है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि हमने जीडीपी में वृद्धि की। फिर इन्होंने कहा 12वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में भी कमी देखने को मिली। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा जीडीपी में हमने वृद्धि की, हमारी 12वीं योजना में हमने इतना अच्छा काम किया कि गरीबी रेखा से नीचे जो यापन कर रहे हैं तो उनके लोगों में संख्या में सुधार आया, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति वास्तविक उपभोग में भी वृद्धि हुई है। जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग उपभोग कर रहे हैं, देखो जैसे वस्तुओं का, जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया उपभोग क्या होता है, ठीक है। जैसे ये पेन है, इस पेन का यदि मैं प्रयोग करता हूँ तो मैं उपभोग कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं लिख रहा हूँ तो यानी कि उपभोग कर रहा हूँ। तो यही चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति वास्तविक उपभोग में वृद्धि देखी गई है, ठीक है। और बेरोजगारी दर में भी कमी आई है। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर में भी कमी आई है। पहली चीज़ें क्या कहा इन्होंने कि हमने पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमने क्या क्या लक्ष्य प्राप्त किए, समावेशी लक्ष्य के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों में हम थोड़ा बहुत यहाँ पर खरे उतरे हैं। जैसे कि हमने क्या किया, गरीबी रेखा से हमने जीडीपी में, जो मैंने आपको बता दिया है जीडीपी क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको यूनिट 1 में पढ़ा दिया। जीडीपी में हमने वृद्धि की, ठीक है। गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों की जनसंख्या में कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति वास्तविक उपभोग में भी वृद्धि देखी गई है, और बेरोजगारी दर में भी कमी आई है दोस्तों। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा कि देखो बेरोजगारी दर के साथ साथ वास्तविक मजदूरी में भी बढ़ोतरी हुई है। ये बात सत्य है कि कोई भी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया है तो वही चीज़ें बार बार नहीं कहूँगा मैं, ठीक है। वास्तविक मजदूरी दर में, कल मजदूरी दर मान लो, कल मजदूरी थी 200 रुपये, तो आज क्या मजदूरी हो गई, अगर मान लो 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की बात की जा रही है, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय 2017-18 की बात करें, सॉरी उसके पहले की बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है 12वीं पंचवर्षीय योजना, वैसे 2017 में सारी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी, उससे पहले ही 2012 समथिंग में था दोस्तों, ठीक है। तो 12-5-17, हाँ बस 12वीं पंचवर्षीय योजना में वही 2012 में शायद शुरू की गई थी, लास्ट योजना यही थी, ठीक है दोस्तों। तो आप जानते हैं कल तक 200 रुपये जो मजदूरी थी, क्या 2017 में बढ़ा नहीं होगा 2012 में? तो ये बात तो सत्य है,
लेकिन हाँ, सरकारों ने काम किया है, ऐसा नहीं बढ़ा है। एक कोई भी चीज़ें आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि समय बढ़ा है इसलिए, समय बढ़ा है इसलिए सब कुछ बढ़ोतरी नहीं हो दोस्तों। इसका एक मूल कारण है कि सरकारों ने काम भी किया है, अपने लिए काम भी किया है, अपने देश के लिए काम भी किया है, तभी इन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बस समय बढ़ा इसलिए सब कुछ बढ़ गया, नहीं। सरकारों ने काम किया और सरकारों ने काम करने के पश्चात ही सारी पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। ठीक है, कुल प्रतिरक्षण दर में भी हमने देखा कि यहाँ पर भी वृद्धि हुई है दोस्तों। ठीक है, प्रतिरक्षण दर में भी वृद्धि देखी गई है, इन्होंने बताया है। दूसरी चीज़ें इन्होंने बताया कि देखिए उच्चतर वृद्धि हुई है। और दूसरी नेक्स्ट चीज़ें इन्होंने बताया कि उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, हर चीज़ों में देखा जाए। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया प्राथमिक विद्यालय के स्तर में सकल नामांकन में भी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर भी लोगों में, यानी कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। स्कूल छोड़ने की दर की सुधार, पहले देखो एक चीज़, ये बात सत्य है, यहाँ पर हम इस बात को थोड़ा से सरकार को प्रशंसा करना चाहेंगे कि कई ऐसे बहुत सारे लोग थे। अगर हम पंचवर्षीय योजना की पहले की बात कर दें, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2011 समथिंग की बात करें, 2010 की बात करें, 2008 की बात करें, तो काफ़ी ऐसे बच्चे हुआ करते थे दोस्तों जो विद्यालय तो जाते थे, 2-4 दिन जाते थे, फिर विद्यालय को छोड़ देते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन चीज़ों को लक्ष्य में रखा गया था, जिसमें वो सारी चीज़ें सुधार हुआ है। तो जो स्कूल छोड़ने की दर थी उसमें सुधार देखने को मिला है। जो स्टूडेंट स्कूल छोड़ देते थे उनको दोबारा स्कूल में लाया गया। ठीक है, उनको दोबारा अवसर दिया गया, उनके साथ उनको जो भी उनकी समस्या थी, जैसे फीस नहीं जमा कर पा रहे थे कुछ बच्चे, तो इस कारण से छोड़ दिए थे। वैसे सरकारी स्कूल की बहुत ज़्यादा फीस नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आर्थिक सामाजिक कारणों की वजह से, कुछ आर्थिक कारणों की वजह से पिछड़ गए थे, जिससे कि सरकार ने कुछ सुविधाएं मुहैया कराई और वे लोग अपना दाखिला फिर से करवा लिए स्कूल में। यानी कि जो स्कूल छोड़ने की दर में भी कमी देखी गई। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास के जो लक्ष्य हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने लक्ष्य को प्राप्ति की ओर आगे बढ़े भी हैं। जो कि पहली चीज़ें इन्होंने बताया कि हमने जीडीपी में वृद्धि की, बेरोजगारी दर में कमी आई। ठीक है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार हुआ, मजदूरी में भी वृद्धि हुई। ठीक है, और साथ ही साथ स्कूल छोड़ने वाले दर में भी सुधार देखने को हमें मिला। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं आगे की। उसके बाद बात करें कि समावेशी विकास के एक उपकरण के रूप में मनरेगा का मूल्यांकन। समावेशी विकास के एक उपकरण के रूप में मनरेगा का मूल्यांकन करें तो मनरेगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समावेशन को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक थी। दोस्तों, ये बात सत्य है, मनरेगा सबसे सफल योजना आज हमारे भारत की अगर मानी जाती है। 100 दिन का काम जो है वो मनरेगा जो है सबसे ज़्यादा और सफल मानी जाने वाली यही एक योजना है, जो काफ़ी दिनों से चली आ रही है। ये मनरेगा जो है काफ़ी सफल हुई। आज आपने देखा कि लॉकडाउन में भी यह योजना काफ़ी कारगर सिद्ध हुई हमारे लिए, जहां इसने क्या किया, एक और गरीबी कम करने तथा सूखे के दौरान उत्पन्न होने वाले गंभीर संकट को रोकने में भी मदद किया है और इसकी उपलब्धियों की सराहना भी की गई है। तो दोस्तों, कई ऐसे लोग थे जहां पर गरीब थे। ठीक है, देखो गरीब तो हर जगह है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो उनमें भी सुधार देखने को मिलता। जिन लोगों के पास बिल्कुल काम नहीं था, बिल्कुल कोई काम नहीं कर पा रहे थे और उन्हें कहीं काम भी नहीं मिल पा रहा था, तो मनरेगा के तहत उन्हें 100 दिन काम मिलता है और मिला, और उनको पैसे भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे और सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं भी दी जा रही हैं। ठीक है, आज मनरेगा में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, जो एक तरीके से इसका लाभ बहुत अच्छे से उठाया जा रहा है। ठीक है, जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है तो वो मनरेगा के थ्रू काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, वो कोई भी सरकार हो, मेरा मानना है वहाँ पर सराहना करना चाहिए। ठीक है, वो कोई भी सरकार हो। ठीक है, हमारा काम है जो चीज़ें गलत हैं उसका विरोध करना, जो चीज़ें सही हैं उसका सराहना करना। हम किसी पार्टी से नहीं होने चाहिए, हमें हमेशा अलग रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वी आर एज अ एस्पेरेंट, हम एक एस्पेरेंट है किसी ना किसी के, कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई यूपीएससी, कोई सीजीएल, कोई एसएससी, मतलब कहीं ना कहीं आप सरकार के काम करने जा रहे हैं, यानी कि एक सरकारी नौकर बनने जा रहे हैं। तो हमारा काम है कि अच्छे कामों की सराहना करना
और बुरे कामों को एक बार विरोध करना एक जिम्मेदार नागरिक होने के वजह से दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीज़ें इन्होंने बताया कि लोगों के विरुद्ध कुछ शिकायतें भी थीं और इन शिकायतों के मुख्य आधार यह था कि एक निर्वाह के दौरान दान है जिस पर किए जाने वाला अत्यधिक व्यय अन्य उत्पादों में किया गया प्रयोग किया जा सकता था और साथ ही इसकी आलोचना के आधार पर भी की जा सकती है इसमें कृषि विनिर्माण अत्यधिक महंगे हो गए थे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आलोचनाएं हैं जिसको हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ वही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब क्या इस पर बहस की जाए और इस पर क्या मैं बताऊँ। लेकिन अब आइए बात कर लेते हैं समावेशी विकास यानी भारत में समावेशी विकास की चुनौतियां क्या। समावेशी विकास के लक्ष्य को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि बस हमारे लिए सब कुछ हलवा है, हलवा नहीं है दोस्तों, बल्कि कुछ चुनौतियां भी हैं। ये बात सत्य है कि किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि इसके साथ ही साथ हमें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। और वही चीज़ें कहा गया है समावेशी विकास को यदि हमें लक्ष्य को पूर्ण करना है तो उसके साथ कुछ चुनौतियाँ हैं उसको भी हमें निपटना चाहिए। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं चुनौतियों के बारे में। पहली चीज़ें कहा जा रहा है कि जो चुनौतियाँ हैं हमारे देश में, आप इससे भली भांति परिचित हैं। ठीक है, आप भी महसूस कीजिए एक बार। भारत में समावेशी विकास से संबंधित कुछ मुद्दे हैं जो समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे देखा जाए तो देश में भ्रष्टाचार आज भी विद्यमान है दोस्तों। ठीक है, कुछ चीज़ें आप देखते हैं जो मीडिया में आ जाता है जिसके बारे में हमें पता हो जाता है तो हम इसको विरोध कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नज़र में आती ही नहीं। दूसरी चीज़ें आज भी हमारे यहाँ लाल फीताशाही संबंधी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। जो IAS PCS होते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके अंदर आज भी वही तानाशाही लाल फीताशाही कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं और जिसके कारण पारदर्शिता के भी अभाव हमें देखने को मिलते हैं। आज आज भी ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ बहुत कम है। अगर आप किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हो RTI के माध्यम से या आप ऐसे ही चले जाओ पूछो सरकार से या सरकार में बैठे जो व्यक्ति हैं, मंत्री हैं या जो एक तरीके से प्रशासन में बैठे हुए IAS PCS जो अधिकारी हैं, यदि उनसे आप पूछिए तो आपको कोई भी चीज़ें बताने के लिए वो बिल्कुल ही तैयार नहीं होने वाले हैं। ठीक है, जब आप पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं तभी हो सकता है एक बार बता दें, अन्यथा वो बताने से कोई भी चीज़ें हर चीज़ें वो कतराते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ें हैं बाल श्रम उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, जातिगत बाधाओं का निवारण, कार्य संस्कृति में सुधार, विभिन्न चुनौतियां भी हैं। आज भी हमारे यहाँ श्रम बाल का उन्मूलन बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुआ, यानी कि जो बच्चे काम कर रहे थे, हाँ ये चीज़ें हैं, सुधार हर जगह हुआ है, महिला सशक्तिकरण भी हुआ है। ठीक है, और जातिगत बाधाओं से जो जातिगत संरचना में बंधे हुए लोग हैं आज भी उनमें सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आज भी लोग बंधे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है सुधार नहीं हुआ, बल्कि इसमें कहा जा रहा है कि और इस सारी चीज़ें चुनौतियां हैं, इसमें और भी हमें सुधार करना है। बाल मजदूरी बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण में जो सुधार हुआ है और सुधार करना चाहिए, जातिगत संरचनाओं में जो अभी हम थोड़ा से सुधरे हैं इसमें और सुधार करना पड़ेगा और हमारी कल्चर में भी और सुधार करना पड़ेगा। इनसे निपटने के लिए भारतीय समाज को आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि इन सभी चीज़ों से यदि हमें निपटना है तो भारतीय समाज को, इंडियन सोसाइटी को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा, स्वयं का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, तभी हम समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी चीज़ें इन्होंने बताया कि उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार से हमें निपटना होगा, हमें इन चीज़ों पर भी फोकस करना होगा जो आज उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार दिखाई देते हैं। जैसे लाखों करोड़ों लोग आप देखते हैं कि कितने हजार करोड़ रुपए लेकर हमारे देश के ही लोग लेकर चले जाते हैं, जिससे कि एक गांव नहीं बल्कि एक राज्य की स्थिति सुधर सकती है। इतने पैसे, इतने बड़े पैमाने पर लोग पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। कितनी बड़ी, एक तरीके से इस बात की जितना निंदा की जाए उतना कम है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरी चीज़ें इन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रणाली की बुराइयों के निराकरण हमें करना होगा। देखो जो हमारे यहाँ निर्वाचन प्रणाली है, भले ही आज निर्वाचन आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, या भले ही जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, जो SSC है, UPSC है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग है, भले ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें भी कुछ कमियां हैं। उन कमियों को भी हमें दूर करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं
कुछ वैकेंसीज होती हैं जो पहले निकाल दिया जाता है, ठीक है, उसका विज्ञापन पहले जारी कर दिया जाता है, लेट फॉर्म आता है, लेट पेपर होता है, लेट ज्वाइनिंग होती है, सब कुछ लेट होता है। तो इन बुराइयों का हमें निराकरण करना होगा। दूसरी चीज़ है, आंदोलन की राजनीति को त्यागना पड़ेगा। जो हम पहले राजनीति करते आते थे, आंदोलन, धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक संपत्तियों को हानि पहुंचाते हैं, उन सभी चीज़ों को हमें त्यागना पड़ेगा, हमें कुछ अलग रूप से सोचना पड़ेगा। बस हम इस संकीर्ण राजनीति से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और देश की नीति निर्माताओं में प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। ये जो हमारी छोटी छोटी सी सोच है दोस्तों, ये जो संकीर्ण सोच है हमारी, इससे हमें क्या करना होगा दोस्तों, इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, एकीकृत, फिर निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत निष्कर्ष की भी बात है, बस समाप्त ही होने वाली है आपकी क्लास। तो निष्कर्ष की बात करें तो वस्तुतः तीव्र अधिक समावेशी धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए समग्र दृष्टिकोण तथा एकीकृत समाधान करने की आवश्यकता है। देखो, हमें अगर समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है दोस्तों, तो हमें समग्र दृष्टिकोण देखना हो, यानी कि हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से अप्रोच हमारा अलग होना चाहिए। और जो समाधान हो, जैसे वन नेशन वन कार्ड है, यानी कि एक ही समाधान, इंटीग्रेटेड योजना है ना, पूरे देश की एक ही राशन कार्ड से पूरे देश में आप कहीं भी राशन ले सकते हो। तो ऐसे समाधान हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे समाधान खोज करने की आवश्यकता है। एकीकृत समाधान पर हमें काम करना होगा। देश के लगभग 1.25 करोड़ अरब लोग एक समावेशी भारत के निर्माण का कार्य इतना अधिक, एक मिनट दोस्तों, इतना व्यापक और जटिल है कि सरकार या निजी और क्षेत्रों द्वारा अलगाव में रहकर कार्य करने से संपन्न नहीं हो। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका काम करने में बहुत सारी चीज़ें जटिलता आती है। अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, वैसे तो अब सुधार तो आया है, लेकिन आपको फिर भी आज भी हमारे देश में क्या है, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए यदि सरकारी तंत्र चाहिए आपको, यानी कि सरकार के से कुछ अथॉराइजेशन लेना है, तो आप समझिए कि आपको डेली ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इन जटिलताओं से हमें कम करना होगा, चाहे वो सरकारी हो या निजी क्षेत्र हो। ठीक है, हर जगह इन सब सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ें कहा जा रहा है, तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास को केवल प्राथमिकता के रूप में ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भी हमें देखना होगा। केवल एक ही चीज़ों में नहीं देखना होगा, हमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में, सिर्फ हम सार्वजनिक को देखकर काम करेंगे गलत है, हमें निजी क्षेत्रों को भी एक साथ लेकर चलना होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है ना, अवसर एक साथ मिलना चाहिए। ठीक है, वर्तमान समय में भारत के लिए समावेशन व्यक्तियों तथा उद्यमियों में लोकप्रिय एक प्रचलित शब्द मात्र नहीं है, अपितु व्यक्तियों, सार्वजनिक निजी उद्यमों को तथा सरकार द्वारा विकास की परिकल्पना तथा संचालन हेतु अनिवार्य है दोस्तों। फिर कहा जा रहा है, प्रत्येक स्वरूप समावेशन की प्राप्ति हेतु संगठित कार्यवाही की जाए। देखो, यदि हमें समावेशी विकास के लक्ष्य को पूर्ण करना है, या हमें समावेशी लक्ष्य को प्राप्त करना है दोस्तों, तो हमें संगठित कार्य करना होगा, संगठित कार्रवाई करना होगा। अलग अलग नहीं कि निजी क्षेत्र अलग काम करेगा, सार्वजनिक क्षेत्र अलग काम करेगा। यानी कि अगर निजी भी हमारा साथ दे रहा है, निजी क्षेत्र, तो वहाँ हमें एक साथ काम करना होगा, जिससे हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनको हम ख़त्म कर सकेंगे। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सभी को जब हम ख़त्म करेंगे, तब हमारा समावेशी विकास का लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा दोस्तों। जब इन चीज़ों से हम थोड़ा से ख़त्म हो पाएंगे, इन चीज़ों को जब हम पूर्ण कर लेंगे, तब माना जाएगा समावेशी विकास का लक्ष्य पूर्ण हुआ। और साथ ही साथ जब हम इन बंधनों से, धर्म, जाति, लिंग, इन सभी भेदभावों से ऊपर उठ के कार्य करेंगे, तब समझो कि हम समावेशी लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही नज़दीक हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों समावेशी विकास के बारे में बस 2-3 लाइन है, ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, IDI इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, IDI कौन जारी करता है दोस्तों? आइए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक मिनट, ठीक है, कौन जारी करता है? AWEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है
इसका एक तरीके से आईडीआई यानी कि आईडीआई से तात्पर्य है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है। कौन सी संस्था है? WEF। इसके जो किन चीज़ों में क्या देखकर, यानी 3 स्तंभ हैं, इन सभी 11 आयामों पर कैसे प्रगति काम कर रहा है। ठीक है, यह क्या करता है, चलो इसके बारे में बता ही देता हूँ। 2 लाइन है, आप लोग देख लीजिए ताकि समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें क्या होता है, 103 देशों के आर्थिक प्रदर्शन का एक वार्षिक मूल्यांकन देखा जाता है। देखो इसमें क्या होता है, समावेशी विकास सूचकांक में क्या होता है दोस्तों, 103 देश है। वैसे और भी हो सकता है, थोड़ा से पुराना डेटा तो वैसे ज़्यादा नहीं है, में भी अगर बढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो आप 103 डेटा को याद रखिए। 103 देशों की आर्थिक प्रदर्शन को देखा जाता है कि वार्षिक रूप से यह देखते हैं कि कितना अच्छा आर्थिक रूप से कौन देश कितना अच्छा हुआ है। जिसमें क्या होता है, यह मापता है कि कोई देश जीडीपी के अतिरिक्त आर्थिक प्रगति की 11 आयामों पर कैसे प्रगति कर रहा है। जीडीपी के अतिरिक्त मतलब यह देखता है कि 11 ऐसे आयाम इन्होंने बनाया है कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो अच्छा प्रगति कर रहे हैं। और इसके 3 स्तंभ हैं। एक मिनट। तो दोस्तों 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? समृद्धि, विकास, समावेशन, इंटरनेशनल इक्विटी के बारे में यह देखता है। दूसरी चीज़ें हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में, वैसे मैं संगठन के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी लोग थोड़ा से हेल्प भी कीजिए हमारी, ठीक है, जैसे कि आप शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें, और कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय भी दिया करें दोस्तों। यदि आपको क्लास समझ में आ रही है तो एक बार राय दिया करें दोस्तों, ठीक है, राय देना आपका परम कर्तव्य है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।